Hello students, in the last class we discussed Newton's laws of motion briefly. Today we are going to apply them in different situations, and the main topic of this chapter to be discussed today is free body diagram. So let us start with FBD or free body diagram. Free body diagram. इस टॉपिक में हम किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लगते हैं उनका डिस्कशन करते हैं कि फोर्सेस का क्या इफेक्ट है, एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करते हैं, कभी कभी इक्विलिब्रियम भी डिस्कस होता है. तो पहले मैं चाहूंगा कि कुछ फोर्सेस का डिस्कशन कर लें ब्रीफली. कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस जैसे एक वेट की बात करें अगर हम, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ on the body. Actually, there is a confusion that a body exerts its weight. No, it never exerts its weight. Suppose एक बॉडी किसी सरफेस पे रखी है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है इस फोर्स से. तो ये mg जो है जिसको हम वेट कहते हैं, ये mg ये बॉडी नहीं लगा रही है सरफेस पे. इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ. अर्थ खींच रही है बॉडी को अपनी तरफ. तो दिस इज द फोर्स ऑन द बॉडी. सपोज ये बॉडी है ए, देन mg और यू कैन कॉल इट वेट इज द फोर्स ऑन ए एंड नॉट बाय ए. इट इज नॉट बाय दिस बॉडी ऑन द सरफेस. एक्चुअली इट इज द फोर्स ऑन दिस बॉडी बाय अर्थ. तो वेट कोई बॉडी नहीं लगाती बल्कि बॉडी के ऊपर लगता है. इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड इसको हम जी से मल्टीप्लाई करते हैं मास को, वी गेट द वेट. दूसरा फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें, ये भी बहुत कॉमनली आपके सामने आता है कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगता है ये कांटेक्ट फोर्स होता है. एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स किसी एंगल पे भी हो सकता है. उसका ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. जब ये बॉडी इस सरफेस को पुश करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये सरफेस इस बॉडी पे फोर्स लगाता है. अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊं डायग्राम को, ये कुछ ऐसे है. दिस बॉडी exerts a force on the surface in downward direction and this surface applies its reaction. These are two action reaction forces. Body pushes the surface downwards, this surface pushes the body in upward direction. इसी को हम normal reaction कहते हैं. तो ये normal reaction जो होती है it is perpendicular to both the surfaces. लेकिन जैसे contact force सिर्फ यही नहीं होता, कांटेक्ट फोर्स का एक दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन. अगर हम बॉडी को ऐसे चलाने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन उसे रोकता है. ये फ्रिक्शन भी तो कांटेक्ट से ही आया. अगर इस सरफेस और बॉडी के बीच में कांटेक्ट ना होता, सपोज ये चॉक ऐसे रखी हुई है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड माई हैंड. सिमिलरली देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन. जब कांटेक्ट होता है तभी नॉर्मल रिएक्शन और तभी फ्रिक्शन आते हैं. ये कैपिटल एफ है एक्सटर्नल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन भी है. तो एक्चुअली ये नॉर्मल रिएक्शन और ये एफ दोनों ही कांटेक्ट फोर्सेस हैं. तो फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में. फिलहाल नॉर्मल रिएक्शन को हम पढ़ लें. नॉर्मल रिएक्शन दोनों बॉडीज के, जो कांटेक्ट में दो बॉडीज हैं, उनके कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस. एक फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स. ये स्प्रिंग फोर्स की क्वालिटी होती है, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो उतना ही बड़ा फोर्स लगता है. एंड इट इज गिवन बाय kx. मैं इसको लिखूंगा एफ एस स्प्रिंग फोर्स, एस फॉर स्प्रिंग. ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, माइनस क्यों है, के क्या है, इन दोनों चीजों के बारे में.
सपोज ये एक स्प्रिंग है और इससे एक मास अटैच्ड है। दिस इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। और अगर इस ब्लॉक को हम डिस्प्लेस कर दें बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, सपोज इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, देन ये स्प्रिंग को अपनी तरफ को खींचता है। देन स्प्रिंग एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ब्लॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये स्प्रिंग फोर्स है और ये स्प्रिंग फोर्स इस एक्स के ऑपोजिट है, इसीलिए फॉर्मूले में माइनस के एक्स होता है। तो दिस स्प्रिंग फोर्स इज माइनस के एक्स। दिस माइनस इंडिकेट्स दैट दिस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू एक्स। सपोज कोई इस स्प्रिंग को कंप्रेस करे ऐसे, अगर हम इसको दबाते हैं तो स्प्रिंग रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, देन अगेन द स्प्रिंग फोर्स विल बी ऑपोजिट टू एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक्स के ऑपोजिट होता है, इसलिए यहां माइनस होता है। ये के फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कहलाता है। फोर्स कांस्टेंट, एंड इट इज डिफाइंड एज एफ बाई एक्स। मॉड लगा दो आप, यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ एक्स इज यूनिटी देन के विल बी इक्वल टू एफ। दैट मीन्स इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड to stretch the spring by unity. Force required to stretch the spring by unity, and its unit is unit of K, it is Newton per meter. तो स्प्रिंग फोर्स की क्वालिटी हुई कि ये फोर्स हमेशा एक्स के ऑपोजिट होता है और ये प्रोपोर्शनल टू एक्स है। लार्जर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, लार्जर इज द स्प्रिंग फोर्स। और अगर इसका ग्राफ बनाए हम विद प्रॉपर साइन, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज स्प्रिंग फोर्स एंड दिस इज एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है क्योंकि यहां माइनस के आया, इसका स्लोप माइनस के है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज थीटा, देन माइनस टेन थीटा विच इज द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू माइनस के। माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये के आप ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो। तो ये कुछ फोर्सेस का डिस्कशन हुआ अभी, तीन फोर्सेस का। वेट के बारे में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर लो। वेट कभी भी बॉडी नहीं लगाती, बॉडी के ऊपर अर्थ लगाती है। नॉर्मल रिएक्शन, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस। कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल है फ्रिक्शन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दोनों बार वो अपोज करता है उसको और एक फोर्स लगाता है। द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज माइनस के एक्स। उसका ये ग्राफ पढ़ लिया हमने और के को डिफाइन कर लिया। के स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कहलाता है एंड इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय यूनिटी। यू कैन ऑल्सो राइट कंप्रेस, स्ट्रेच और कंप्रेस, यू कैन राइट और कंप्रेस। दोनों बार सिमिलर फोर्स लगाता है स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्स का है टेंशन। टेंशन को थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल कोई बॉडी, जैसे चौक को अगर पकड़ के मैं ऐसे खींचता हूं, तो फॉर एग्जांपल इस पोर्शन पे मैंने फोर्स लगाया ऐसे खींचने का, तो इस पोर्शन को किसी ने रोका है, मैंने फोर्स इस जगह लगाया, तो ये जो इसके एडजेसेंट पोर्शन है वो इसे रोकता है। ये जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं डिफरेंट पोर्शन, इसी को टेंशन कहा जाता है। सपोज एक वॉल से एक स्ट्रिंग को हमने बांध दिया,
और हमने ये फोर्स लगाया, तो फोर्स तो लगाया इस पोर्शन पे, फिर ये रुका हुआ क्यों है, चल क्यों नहीं रहा है? अगर मैं यहां से इसको कट करूं और इसके दो पोर्शन ये कंसीडर किए जाएं, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये दोनों पोर्शंस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। इस पार्ट ने इस पे एक फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस, और इसका रिएक्शन इस पे आएगा, एक्शन रिएक्शन। इसी को हम टेंशन कहते हैं। डिफरेंट पार्ट्स जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। दिस पोर्शन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दिस पोर्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये एरो थोड़े ध्यान से जरा, फोर्स आना चाहिए ऑन द बॉडी, तो इस पोर्शन ने इस पे लगाया ऑन दिस, तो इसलिए इस पे लगाया ये फोर्स। सिमिलरली इसने इस पे लगाया, एक्शन रिएक्शन। तो ये जो दोनों तरफ फोर्सेस लगे हैं, इसी को हम कहते हैं टेंशन। तो ये टेंशन है जो डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे पे लगाते हैं। जैसे मैं अपने अगर फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऐसे खींचूं, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज टेंशन। स्ट्रिंग में ये सीधा होता है पोर्शन, बस। तो जब इसे ऐसे खींचोगे तो इस वाले पोर्शन को भी अपने साथ खींचेगा, दैट इज द टेंशन। तो टेंशन के बारे में फिलहाल इतना ही। जो डिफरेंट पार्ट्स स्ट्रिंग के, अगर कहीं पे भी आप दो पोर्शन कंसीडर करें, वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसे कहते हैं हम टेंशन। लाइट स्ट्रिंग्स में टेंशन को मार्क करना और उसका यूज करना बहुत इजी है। लाइट स्ट्रिंग्स, ये मेजॉरिटी में आपको इसी के क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइट स्ट्रिंग की टेंशन थ्रू आउट सेम होती है। सपोज एक बॉडी पे मैंने ऐसे दूसरी बॉडी कनेक्ट कर दी एक स्ट्रिंग से, और इसे पकड़ के खींच रहे हैं, ये दोनों सरफेस पे रखी हुई हैं। तो ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को अपने साथ चलाएगा, तो इस पे एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। इस स्ट्रिंग ने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, लेकिन ये ब्लॉक स्ट्रिंग पे लगाएगा तो स्ट्रिंग ब्लॉक पे लगाएगी। तो ऑन द ब्लॉक द टेंशन विल बी दिस वे। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू मार्क द टेंशन। आपको करना यह है, जिस बॉडी पे भी टेंशन मार्क करनी है स्ट्रिंग की, तो आप देख लो उसके स्ट्रिंग किस साइड में है। इट इज ऑन द लेफ्ट। इस बॉडी के लेफ्ट की तरफ स्ट्रिंग है तो इधर टेंशन आएगी। इस बॉडी के राइट की तरफ स्ट्रिंग है तो टेंशन उधर आएगी। ये एक ही स्ट्रिंग में दो डायरेक्शन आ गई टेंशन की, तो वो डिपेंड करता है बॉडी कहां है, और ये थ्रू आउट सेम होगी अगर लाइट स्ट्रिंग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फोर्सेस के जो हमें यूज करने हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम, इन फोर्सेस का यूज होगा, और वो एफबीडी बनाना होता है हमें। तो एफबीडी के स्टेप्स हम देख लें क्या है। एफबीडी, इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहला सिलेक्ट अ बॉडी। हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट अ बॉडी एंड मार्क all the forces acting on it। यानी आपको यह देखना है कि जो बॉडी हमने कंसीडर की उसके ऊपर कहां कहां से फोर्सेस आ रहे हैं। ये बॉडी कहां लगा रही है उससे कोई मतलब नहीं। The forces which are acting on it, this on is very important. We have to mark the forces on the body. Second point, replace the body by a point object. That means size and shape of the body do not matter. We have to simply consider the body as point object. उसको point बना दो, चाहे किसी भी शेप की। थर्ड पॉइंट, मार्क ऑल द एरोज। मैं ये सब पॉइंट्स अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा एग्जाम्पल्स में, तो और क्लियर हो जाएगा। मार्क ऑल द एरोज स्टार्टिंग
from the point ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट से एरो स्टार्ट हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एरो ऐसे लगा होता है बॉडी पे, दीज एरोज अराइज कंफ्यूजन, इनसे कंफ्यूजन हमें होता है, तो हम क्या करें, दिस इज द बॉडी एंड द फोर्स इज दिस वे, तो बेटर है आप इसको ऐसे कर लो। यही इस पॉइंट में बताया गया है कि आप एरो को स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट करें, यानी डायरेक्शन तो वही रहेगी, इट इज टुवर्ड्स राइट, हियर अगेन इट इज टुवर्ड्स राइट, बट द एरो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 4। अब हमने फोर्सेस तो बना लिए, बॉडी के ऊपर मार्क कर दिए, उसके बाद हमें एक्सिस सिलेक्ट करनी होंगी। चूज एक्सिस प्रॉपरली। प्रॉपरली का यहां पे मीनिंग क्या है, मतलब हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा एक्सिस सिलेक्ट करने के लिए। एक्चुअली अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप एक्सिस को कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे भी का मतलब यह है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो होंगी, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और किसी एंगल पे भी, बट दे विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, चूज एक्सिस इन एनी वे। इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, चूज एक्सिस इन एनी वे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हमें ये फ्रीडम मिल रहा है कि आप एक्सिस कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्चुअली इसके बाद पॉइंट जो आने वाला है वो है कि आपको कंपोनेंट्स करने हैं। तो जब हमें फ्रीडम मिल रहा है तो हम ऐसे चूज करते हैं कि मैक्सिमम फोर्सेस एक्सिस के अलोंग आ जाएं, जिससे कि कंपोनेंट्स करना आसान हो जाए। सपोज ये फोर्सेस लगे हैं कहीं पे, अब हमें एक्सिस बनानी है, तो ये दो फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, तो बेटर है कि आप एक्सिस ऐसे ले लो, एक इसके अलोंग, एक इसके अलोंग, क्योंकि अब इजी हो जाएगा कंपोनेंट्स करना। दो फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स करने ही नहीं, हमें इसके करने होंगे बस, तो क्वेश्चन विल बिकम इजी। लेकिन ये तभी है जब हमें फ्रीडम मिल रहा हो एक्सिस चूज करने का, और फ्रीडम ये है जब इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तब क्या करें। इसी में आप देखो कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आपने एक्सिस सेलेक्ट कर ली, देन यू हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स। और इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे, और एक्स कंपोनेंट्स का सम से मतलब यहां पे है एल्जेब्रिक सम, यानी राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन वाले बैलेंस करेंगे। द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बैलेंस, and similarly the components along y axis also balance। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट करो फोर्सेस के, एक्स कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वाई कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, इफ द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, then choose, take one axis in the direction of acceleration। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अलोंग एक एक्सिस बना लो, और सपोज लेट एक्स एक्सिस is along acceleration, then sigma fx, that means the resultant force in x direction will be mass into acceleration, and the resultant force along y direction
विल बी 0। अगर सपोज ये एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग होती तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन विल बिकम ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरी एक्सिस का नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये एफबीडी के स्टेप्स हैं। अब इनका हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे।